लेबनान में सीज फायर हो गया, थैंक गॉड, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा तबाही मच चुकी थी, इतनी ज्यादा 2100 से भी ज्यादा लोग इजराइल वहां पे मार चुका है एंड फुल फ्लेजेड उनका प्लान है उसको इन्वेड करने का। तो भाई उनको कैसे रोका होगा ट्रंप ने पता नहीं, या ऐसा लगता है कि इजरायलीज की खुद ही कमर टूट रही थी तो उन्होंने कहा यार सीज फायर कर लो, अभी के लिए तो कर लो। तो ट्रंप पहुंच गया फिर से पहले क्रेडिट लेने कि 9 जंगे रुकवा चुका हूं मैं, आई एम द ग्रेटेस्ट, मुझे नोबेल पीस प्राइज दो। असलियत तो ये है कि बंदा इतना बूढ़ा हो चुका है, इसको क्या असली है क्या नकली ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा आज के डेट में। एंड वर्ल्ड वॉर 3 के कागार पे इसने दुनिया को लाके खड़ा कर दिया है एंड इस टाइप की स्टेटमेंट्स दे रहा है। खैर, अगर आप ईरानियन साइड की सुनो तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है वेस्टर्न मीडिया में कि इजराइल और लेबनान ये दोनों ही आपस में बात कर रहे थे कि भाई सीज फायर करना है। असलियत ये है कि ईरान ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर। इन टर्न फिर ट्रंप ने नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला होगा कि भाई अब नहीं झेल सकते हम, वॉर फिर से चालू हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर तीनों तरफ से मिसाइल्स बरसने लगेंगी तो तुम ये छोड़ दो, अभी के लिए तो सीज फायर कर लो। इनफैक्ट ड्रॉप साइड न्यूज़ तो ये भी कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि ईरान रेडी था वॉर फिर से चालू करने के लिए, कि अगर आपने लेबनान का सीज फायर इंप्लीमेंट नहीं किया तो हम वॉर फिर से चालू करते हैं। दे वर रेडी, मिसाइल्स पूरी रेडी थी एकदम फायर करने के लिए। जो हिजबुल्लाह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेबनान के अंदर, वो कंफर्म कर रहे हैं कि ईरान ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है। एंड फॉर दोज ऑफ यू जिनको नहीं पता, जिनको लगता है कि भाई हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिशिया है, नहीं, हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेबनान में उसका अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। एंड ईरान साथ में ये भी बता रहा है कि ये जिस तरीके से खबर बताई जा रही है ना कि इजराइल एंड लेबनान आपस में सीज फायर की बातें कर रहे हैं एंड ईरान एंड हिजबुल्लाह बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि लेबनान के अंदर सिविल वॉर हो जाए। אלון, זה נראה שאנחנו מובילים את מדינת לבנון לעבר מלחמת אזרחים, אולי זה לא רע לנו. שהממשלה הלבנונית תילחם בחיזבאללה. זו השאיפה מההתחלה, לא בטוח כרגע שבמצבה הנוכחי יש לה את הכוח. אז היום עוד שני איתותים נקרא להם, עוד פעם תקיפה של תשתיות קשרים מעל הליטני. तो भाई अब सवाल तो ये उठता है क्या ये सीज फायर होल्ड करेगा। अगर आप अभी की स्थिति देखो तो 1 घंटे के ही अंदर इजराइल 10 सीज फायर वायलेशंस कर चुका है। देखो सीज फायर वायलेशंस तो होते रहेंगे, ऐसी उनकी आदत है, बट रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं, कोई बड़ा मीडिया हाउस इसको नहीं रिपोर्ट कर रहा, बट छोटे मीडिया हाउसेस रिपोर्ट कर रहे हैं कि सदर्न लेबनान में वो अभी भी एडवांस कर रहे हैं, इजरायलीज एडवांस कर रहे हैं, एम्बुलेंसेज के ऊपर भी फायर कर रहे हैं। एंड अब देखना तो ये रहेगा कि हिजबुल्लाह कितने टाइम तक रिस्पॉन्ड नहीं करता। इतनी भी रिपोर्ट्स हैं कि गाजा में जाके ये लोग बम्बार्ड करने लगे। देखो इजरायलीज ना, ये लोग पीस चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि ये लोग ग्रेटर इजराइल चाहते हैं। ग्रेटर इजराइल पीस अगर आप अग्री कर लोगे किसी से तो ग्रेटर इजराइल कैसे बनाओगे। एंड दे बॉम्ब फॉर फन, इनको मज़ा आता है जाके बच्चों को मारने में, ऐसे बम फोड़ने में, तो ये लोग ये चीज़ें करते रहेंगे। एंड ये जो रिपोर्ट है सीज फायर वायलेशंस की, ये लेबनान के लोग खुद कंफर्म कर रहे हैं, जाके रील्स बना के इंस्टाग्राम के ऊपर डाल रहे हैं कि अभी भी ऊपर इजरायली जेट्स घूम रहे हैं लेबनान एयर स्पेस के ऊपर। Israel has already violated the so-called ceasefire 10-day agreement between Lebanon and the temporary entity over 15 times in the first 40 minutes of the agreements only. Contrary to what the media is saying, the military aircrafts of Israel have not left the Lebanese airfields. They have already targeted several towns in the south of Lebanon with airstrikes. Towns like Khayam, Tyr, Zafta, Ben Jbel, Dabbin are already targeted with multiple airstrikes as well as artillery shells. We can hear sonic booms all over Beirut and all over Bekaa, and perhaps in other areas since this is not being reported by the media. अब देखो इजराइल में क्या माहौल है, तो अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि भाई इजराइल के जो लोग हैं वो काफ़ी इससे खफा होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यार हम हिजबुल्लाह को नहीं ख़त्म कर पाए। ठीक है, ईरान के अगेंस्ट नहीं जीत पाए, एक बात थी, अंडरस्टैंडेबल है, ईरान इतना बड़ा देश है, पर आप हिजबुल्लाह को नहीं ख़त्म कर पाए। एंड इस पूरे टाइम जब ईरान से नहीं फायर हो रही थी मिसाइल्स एंड ये जो सपोजिटली सीज फायर चल रहा था, तब भी जो इजरायली सिटीज़ है नॉर्थ में, दे वर गेटिंग बॉम्ब्ड। तो इजरायलीज ऑफ कोर्स बोलेंगे कि भाई तुमने क्या अचीव किया। तो यही रीज़न है परहैप्स के नेतन्याहू और ये लोग भी नहीं चाहते थे सीज फायर। एंड अब इजरायली ये भी कह रहे हैं कि भाई जितने भी रेजिडेंट्स हैं लेबनान के, वो नॉर्थ ऑफ लिटानी रिवर ही रहेंगे। सीज फायर हो चुका है पर इधर वापस नहीं आओ। तो बेसिकली सिंपल है, वो खुद भी अपने मुंह से बोल रहे हैं इजरायलीज, ठीक है। तो इस मामले में तो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं कि वो गाजा मॉडल साउथ लेबनान पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। एंड देखो सिंपल बात है, एंड एक ईरानियन टेलीविजन पे भी ये रिपोर्ट हो रही थी ये चीज़ कि उनका ये कहना है कि भाई अगर लेबनान देश है, अगर आप साउथ लेबनान पूरा खा जाओगे, अगर इसराइल उसको इन्वेड कर लेगा तो लेबनान ही क्या बचेगा, क्योंकि लेबनीज आर्मी तो नपुंसक है, उन्होंने तो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं। एंड देखो सीरिया तो ज़ायनिस्ट के कंट्रोल में है, या यू कुड से सऊदीज के कंट्रोल में है। देन उसके बाद क्या होगा, ये लोग
क्या करेंगे ग्रेटर इजराइल का सपना अचीव करने के लिए? दे विल गो आफ्टर टर्की। ये बोल ही चुके हैं कि टर्की हमारा दुश्मन है। अब देखो नेतन्याहू भी ये सेम भाषा बोल रहा है कि हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करना पड़ेगा, ये वो। देखो इनसे खुद तो हो नहीं रहा, ये खुद तो उनको हरा नहीं पा रहे, तो इनको लगता है वहां पे सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर दो ताकि लेबनानीज आर्मी जाके हमारी लड़ाई लड़े, हम नहीं लड़े। जैसे कि अमेरिका हमारी लड़ाई लड़े अगेंस्ट ईरान, हमें नहीं लड़ना पड़े। देखो आई होप आई एम रॉन्ग एंड आई होप कि ये सीज फायर चल जाए, बट अभी जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत मुश्किल है ये कहना कि ये टिकेगा या नहीं। वैसे ट्रंप अब कह रहा है कि भाई जो सेकंड राउंड ऑफ पीस टॉक्स है वो फिर से होगा विद ईरान। वैसे देखो आप बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे सकते इसको जो ये बात कह रहा है, पर अगर पीस टॉक्स की बात कर रहा है तो ये अकेले नहीं बात कर रहा है, ये पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि यूएस और ईरान दे आर बोथ विलिंग, वो दोनों चाहते हैं कि भाई सेकंड राउंड ऑफ पीस टॉक्स हो, पर वेन्यू नहीं फिक्स्ड, अभी डेट नहीं फिक्स्ड। एंड वो बार बार ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि लेबनान इज अ पार्ट ऑफ द सीज फायर जो पहले हुआ था। तो भाई अगर आपको कोई भी डाउट है कि पाकिस्तान इज नॉट अ मीडिएटर, तो ये ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट सुन लो। वो बता रहे हैं कि मल्टीपल एक्सचेंजेस हो रहे हैं बिटवीन यूएस एंड ईरान वाया पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान है सोल मीडिएटर। एंड ये भी जान लो कि पाकिस्तान अपने आप से ही पूरा नहीं कर रहा, इनके पास चाइना की बैकिंग है। एंड देखो सच्चाई तो ये है कि दुनिया भर में कोई भी स्केप्टिकल नहीं है, किसी को भी डाउट नहीं हो रहा कि पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है एज अ मीडिएटर, हम इंडियंस को छोड़ के। हम तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे ये चीज कि पाकिस्तान एकदम सेंटर स्टेज है पूरी दुनिया के। हमको अग्रीमेंट मिले या ना मिले, ये जंगबंदी हो या ना हो, पाकिस्तान अपना जॉब पूरा कर रहा है एंड बड़े अच्छे से कर रहा है, मैं तो ये कहूँगा। एंड इंडियन मीडिया एकदम ही पागल हो चुका है। हमने इनको डिबंक करते हुए एंड अपनी एनालिसिस दी है हमारे रिएक्ट्स के चैनल पे काफ़ी वीडियोस पे, तो उसको ज़रूर चेकआउट करना, मज़ा आ जाएगा। देखो पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये वॉर कंटिन्यू कर सकती है। मैं देखो एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि आई होप मैं भी गलत हूँ, आई होप जो इतने सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं वो भी गलत है एंड ये वॉर फिर से रीस्टार्ट हो ही ना। पर रोज के रोज हमें एक ऐसी न्यूज मिल जाती है जिससे ये पता चलता है कि अमेरिका नेगोशिएशन में सीरियस है ही नहीं। देखो इस्लामाबाद में बात चालू होने से पहले ईरान ने 2 कंडीशंस रखी थी। सबसे पहले कि लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए, वहां पे जंगबंदी करवाओ, ठीक है, जो अब उन्होंने करवा दी। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं जो उन्होंने फ्रीज कर रखे हैं वो बेसिकली ईरानियन पैसा है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग खातों में, अलग अलग देशों के खातों में जमा है, ठीक है, जिसको उन्होंने फ्रीज किया हुआ है क्योंकि सैंक्शंस लगाए हुए हैं अमेरिका ने ईरान के ऊपर। वो कह रहे हैं उसको भी रिलीज करो। अब ये देखो, ये एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि भाई यूएस प्रेशराइज कर रहा है ईरान को एंड उन्होंने इकोनॉमिक वॉरफेयर छेड़ दिया है ईरान के ऊपर। एंड इनका जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, इनका फाइनेंस मिनिस्टर मान लो स्कॉट बेसेंट, वो तो बेसिकली कह रहा है कि भाई हम तो इकोनॉमिक पेन इतना ला देंगे ईरान के ऊपर एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी। हाँ, एप्स्टीन फ्यूरी ही है इस ऑपरेशन का नाम। एंड वो खुल के ये बात बता रहा है कि भाई अब जो हम सैंक्शंस लगाने वाले हैं ईरान के ऊपर, जो बेसिकली सेकेंडरी सैंक्शंस रहेंगे, वो एक बॉम्बिंग कैंपेन के ही बराबर है। तो भाई अगर आप बॉम्बिंग कैंपेन कर रहे हो एक देश पर तो फिर सीज फायर तो हुआ नहीं, ठीक है ना। एंड सेकेंडली जब मेजर बात यह है कि आपको उनके जितने भी पैसे हैं वो रिलीज करने हैं एंड आप और सैंक्शंस लगा रहे हो, बेसिकली आप ये कह रहे हो कि भाई कोई भी ऐसा देश हो, लोग हो, कंपनी हो, शिप्स हो, ठीक है, जो बिजनेस करेंगी ईरान के साथ, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे कंपेटिटर हो हमारा जैसे कि चाइना या हमारा एलाय हो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो भाई हम उनके ऊपर भी सैंक्शन लगा देंगे। एंड वो इतना तक कह रहा है कि भाई जितने भी गल्फ कंट्रीज है ना, आप फ्रीज कर दो, ईरानियन पैसा आपके पास जितना भी रखा है आपके बैंक्स में वो आप फ्रीज कर दो। तो भाई अब क्या बोलें। अब व्हेन यू हियर थिंग्स लाइक दिस, जब आप ये चीज़ें देखो तो आपको लगता है यार एक तरफ तुम कह रहे हो कि नेगोशिएशन करनी है और दूसरे तरफ मतलब अपना अटैक ही करे जा रहे हो। अगेन जैसे कि मैंने बोला, आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप ऑल द एक्सपर्ट्स आर रॉन्ग एंड ये जो सीज फायर है ये मेंटेन रहे एंड एक पीसफुल रेजोल्यूशन आ जाए, बट ऐसा लग नहीं रहा है। एंड साथ में ये भी रिपोर्ट कर रहा है एसोसिएटेड प्रेस कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उनको लगता है कि भाई अभी तो सीज फायर भी हो गया, हमारी बात मान ली गई, ठीक है, ब्लॉकेड भी हमने कर रखा है, हमारी बात मान ली गई, तो पूरा मोमेंटम हमारे फेवर में, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। देखो अगर बात वही है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सीरियस होता अबाउट नेगोशिएशंस तो और सैंक्शंस क्यों डालता। एंड ये बात भी समझ लो, वो जितना भी करते जाएंगे ना इस टाइप के सैंक्शंस, उतना ज़्यादा डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड ये बात भी समझ लो कि जो इन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए थे ओवर ईरान एंड रशियन ऑयल, जिसकी वजह से इंडिया नहीं खरीद पा रहा था, ठीक है, ऑयल, तो ऑयल प्राइस गिराने के लिए वो सैंक्शंस खत्म कर दिए।
अब इन्हें लगा ऑयल प्राइस कंट्रोल में आ गया है, सीज फायर चल रहा है, तो हमारे तरफ मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, तो उन्होंने फिर से सैंक्शंस लगा दिए। ये बहुत बुरी खबर है इंडिया के लिए, क्योंकि अमेरिका इंडिया को फोर्स कर रहा है कि तुम हमसे लो ऑयल, हम बेचेंगे तुमको महंगा महंगा तेल। अब देखो अमेरिका वही सेम प्लेबुक यूज कर रहा है जो उसने रशिया यूक्रेन वॉर में यूज करी। ठीक है, बातचीत करते रहो, पीछे से छुरा घोपते रहो। 4 साल से ऊपर हो चुका है उस वॉर को चलते हुए। ठीक है, डिस्ट्रक्शन किस अलग लेवल पे ही पहुंच गई होगी यूक्रेन के अंदर, काफी नुकसान रशिया में भी हो गया होगा, पर वो वॉर खत्म नहीं हो पा रहा। तो हमको क्या लगता है कि कुछ हफ्तों की टॉक्स में ये पर्टिकुलर वॉर खत्म हो जाएगा? अगेन लाइक आई सेड, आई होप आई एम रॉन्ग। एंड जहां तक रशिया यूक्रेन वॉर की बात चल रही है, तो वहां पे मैसिव स्ट्राइक्स कैरी आउट की जा रही हैं। रशिया ने टारगेट किए हैं यूक्रेन के मिलिट्री एंड एनर्जी साइट्स को। अब एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं किया है क्या क्या टारगेट किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें 2 बच्चे मारे गए थे। एंड अगर आप यूक्रेनियन साइड की सुनोगे तो वो भी कहेंगे कि हमारे यहाँ पे ड्रोन अटैक्स इतने ज़्यादा कर दिए रशिया ने कि बहुत सारे बच्चे मारे गए। तो ऑल अक्रॉस, मतलब ड्रोन्स के थ्रू, मिसाइल्स के थ्रू, ऑल अक्रॉस एनर्जी फैसिलिटीज हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो कि बहुत ही की है। इमेजिन वहाँ पे तो लाइट्स आउट, क्या स्थिति होगी वहाँ पे, वन कैन नॉट इमेजिन। तो ये वॉर भी इतना ही ब्लडी होगा। एंड जब इतने लंबे टाइम तक चल जाएगा तो जैसे यूक्रेन की हालत है एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन की, वैसे उस पूरे रीजन की हो सकती है। एंड पता है मैटर और बुरा कैसे हो सकता है? देखो अमेरिका कह रहा है कि हमने ब्लॉकेड कर दिए ईरानियन पोर्ट्स। उनका जनरल आके उसने स्टेटमेंट भी दी कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉकेड नहीं किया हुआ है, पर ईरानियन पोर्ट्स पर ब्लॉकेड लगाया हुआ है। एंड वो ब्लॉकेड भी बाय द वे बहुत सक्सेसफुल रहा नहीं है। ये अल जजीरा ही बता रहा है कि कितनी शिप्स तो निकल चुकी हैं, अंदर बाहर हो रही हैं बहुत सारी शिप्स, एंड उसमें से बहुत सारी शिप्स तो एक्चुअली सैंक्शनड थी। तो बेसिकली हो ये रहा है इसमें मामला कि अगर वो बहुत ज्यादा पास जाएंगे ईरान के, जिससे वो बेटर कंट्रोल कर पाएंगे पोर्ट्स, तो वो टारगेटिंग रेंज में आ जाएंगे ईरानियन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स के। तो वो पीछे से ही ब्लॉकेड इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर पीछे से करेंगे ब्लॉकेड इंप्लीमेंट तो उसके लिए बहुत सारी शिप्स होनी चाहिए उनके पास, वो है नहीं। एंड अगर ब्लॉकेडिंग की बात करें तो यहाँ पे अमेरिका इस टाइप का ब्लॉकेड इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। एंड दूसरी तरफ देखो चाइना क्या कर रहा है। मैंने कल ये वाली न्यूज पढ़ ली थी, बट मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस उतने ज्यादा समझ नहीं पाया था। तो बेसिकली चाइना भी एक अलग टाइप का सॉर्ट ऑफ, दिस कुड बी अ पावर मूव, एक और ब्लॉकेड करने की कोशिश कर रहे हैं वहां साउथ चाइना सी पे, जिससे सबसे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है फिलीपींस को, जो कि एक अमेरिकन एलाय है। तो अब ये हो सकता है कि फिलीपींस भी अब चाइना से बात कर ले कि भाई ये सब ब्लॉकेड वगैरह मत करो, क्योंकि अमेरिकन एलाइज को ये तो क्लियर है ये हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, ये अपनी मदद नहीं कर पा रहे, अपने बेसिस नहीं बचा पा रहे, तो यहाँ पे आके क्या ब्लॉकेड खुलवाएंगे। तो एक एक करके अमेरिका के जितने भी एलाइज है ना, वो उसका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि यूएसए ट्रस्टवर्दी एलाय है ही नहीं। तो बेसिकली चाइना ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर तुम कोई चीज ब्लॉकेड कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। एंड देखो जो ईरान का केस है कि वो कह रहे हैं कि हमारी सॉवरेनिटी है ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विद ईरान, वो हल्का सा डिफरेंट है। वैसे तो इस टॉपिक पर बहुत डिटेल वीडियो बन सकता है, पर आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, अगर 12 नॉटिकल माइल्स जितने भी हैं ऑफ द कोस्ट, वो टेरिटरी होती है उस पर्टिकुलर देश की। अब जो नैरोएस्ट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, वो है 21 नॉटिकल माइल्स। तो ईरान ये कह रहा है कि देखो हमारे कोस्ट से ओमान के कोस्ट तक 24 नॉटिकल माइल्स हम क्लेम कर सकते हैं, पर जो सबसे नैरोएस्ट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का वो है 21 नॉटिकल माइल्स। तो हम दोनों मिलके क्लेम कर सकते हैं, ये हमारी टेरिटरी है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं एक लॉजिक, एक लॉ उस पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो लॉजिक सही है कि नहीं, पर उनके पास कोई ना कोई लॉजिक तो है। अमेरिका के पास क्या लॉजिक है वहां पे ब्लॉकेड करने का? ठीक है, तो चाइना कह रहा है तुम ऐसा करोगे तो हम भी कर सकते हैं। पावर प्ले हो सकता है, पर इससे डेफिनेटली एस्केलेशन की भी चांसेस हैं। ठीक है, एंड प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया के लिए हो सकती है, क्योंकि भाई कितनी प्रॉब्लम झेल पाएंगे हम। आपको पता है मैक्सिमम ट्रेड पूरे दुनिया में बाय सी रूट होता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फुल फ्लेजेड ओपन नहीं है। ठीक है, बाबल मंदेब स्ट्रेट, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि सुएज कैनाल से निकलती हैं, फिर बाबल मंदेब स्ट्रेट से निकलती हैं शिप्स, अगर वो भी ब्लॉक हो जाएगा तो डबल हो जाएगी प्रॉब्लम। एंड अगर मान लो चाइना भी ये इस पर्टिकुलर रूट को ब्लॉक करता है साउथ चाइना सी के, तो फिर दुनिया के ट्रेड की क्या हालत होगी? धज्जियां उड़ जाएंगी दुनिया के ट्रेड की, धज्जियां, और हमारी हालत बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। एंड ऑलरेडी देखो किस तरीके से अफेक्ट कर जाता है पूरे देशों को ट्रेड। यूनाइटेड किंगडम जैसा डेवलप्ड देश कह रहा है कि भाई अगर ये बहुत लंबे टाइम तक चला तो समर्स मतलब आ ही गए ना समर, हम अभी अप्रैल में हैं, वहाँ के समर हो जाते हैं चालू जून में। तो जून ऑनवर्ड्स उनके पास सुपरमार्केट में चिकन, पोर्क और फिजी ड्रिंक्स नहीं बचेंगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की शॉर्टेज हो जाएगी। हु वुड हैव इमेजिन्ड? तो भाई उनको भी
डेवलपिंग देश वाले मॉडल में जाना पड़ेगा या पुराने मॉडल में जाना पड़ेगा। ऐसे पैकेज्ड एकदम अच्छे से पोर्क और चिकन नहीं मिल पाएगा। बुचर शॉप पे जाओ, वहाँ से कटवा के लेके आओ। देखो, वॉर चालू करना आसान है, वॉर ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई हार नहीं मानना चाहता। एंड आपको और न्यूज़ बता दें तो ईरान ये कह रहा है कि भाई पिछले एक साल में, सिंस 2025 जब वो लास्ट वॉर हुआ था, 12 डे वॉर, तब से हमने हमारी जो ड्रोन प्रोडक्शन है उसको 10 गुना बढ़ा दिया है, 10 गुना। तो भाई ईरानियंस अच्छे से समझते हैं, नंबर्स गेम है ये वॉर। अब पहले ज़माने में होता था कि जितने ज़्यादा टैंक्स आप बना सकते हो उतने ज़्यादा बनाते जाओ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी ये होता था कि जो जर्मन टैंक्स थे, पैंजर टैंक्स, वो काफ़ी हाईटेक होते थे। बड़े जो अमेरिकन टैंक्स होते थे, आई थिंक उनको शर्मन टैंक्स बोलते थे, वो बहुत इतने हाईटेक नहीं होते थे, पर अच्छी खासी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करते थे। एज अ रिजल्ट वो वॉर जीत गए। एंड सेम चीज़ सोवियत यूनियन ने भी की। देखो, हम हर बार वीडियो में बात करते हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं कर रहे, ठीक है? हम अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ट्रंप की दिमागी हालत सही नहीं है। 48% अमेरिकन, ऑलमोस्ट आधे अमेरिकन को ऐसा लगता है। एंड अब तो उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेग्सेथ, हम नहीं बोर करना चाहते आपको उसके घटिया घटिया क्लिप्स सुना के, पर आप उसके जाके जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है ना, सुन लेना। वो बेसिकली मिसयूज कर रहे हैं रिलीजन को एक वॉर को जस्टिफाई करने के लिए। तो पल्प फिक्शन मूवी ध्यान है, उसमें एक फेक बाइबल का वर्स था, जो डायलॉग था उस मूवी में, उसने वही सेम डायलॉग आके यहाँ पे रिपीट कर दिया, एंड वो बाइबल में एग्जिस्ट भी नहीं करता। अब इसको कहते हैं वेस्टर्न जिहाद।